आज डीएनए में हमारे खास मेहमान होंगे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। तो सीधे उनके पास चलते हैं क्योंकि आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे जो आप उनसे पूछना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। सर, पहला सवाल मेरा यही है जो पूरा देश आपसे जानना चाहता है इस समय। आप तो जानते ही हैं कि चीन के बारे में आजकल सब जगह खबरें आ रही हैं और आज दिन में कांग्रेस पार्टी ने भी एक ट्वीट किया और सीधा सवाल ये पूछा कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो मैं भी ये सीधा सवाल यहीं से शुरू करता हूं। देखिए, यहाँ तक भारत चीन सीमा का प्रश्न है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी बराबर भारत चीन सीमा को लेकर हमारे सैनिकों में और साथ ही साथ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की फोर्स है उसके बीच में फेस ऑफ होना, कभी कन्फ्रंटेशन होना, ऐसे हालात बराबर पहले भी पैदा होते रहे हैं। मैं ताज़ा घटना डोकलाम की आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में डोकलाम में भी इसी प्रकार की एक वारदात हुई थी, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत के माध्यम से और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा उसका हल फिर अंततोगत्वा जाकर निकला। इस समय भी उधर से भी फोर्स है, इधर से भी फोर्स है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर भारत और चाइना दोनों के बीच इस समय बातचीत चल रही है और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत चल रही है और यह मैकेनिज्म पहले से काम करता चला आ रहा है और कई मामले इसी मैकेनिज्म के आधार पर ही पहले निपटाए जा चुके हैं, उसका हल निकल चुका है और मुझे भी इस बात की संभावना है कि इस मैकेनिज्म के माध्यम से जो ये इस समय का जो टसल है, जो विवाद है, उसका समाधान निश्चित रूप से निकलेगा, क्योंकि वहाँ की राष्ट्रपति ने भी और साथ ही साथ वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी की भी हमारे एम्बेसडर से बातचीत हुई है। उन्होंने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि बातचीत के द्वारा जो है इसका हल निकाला जाए जी। जो कुछ भी होगा सम्मानजनक होगा। हाँ, इतना मैं कहना चाहता हूँ सुधीर जी, मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में हम लोग झुकने नहीं देंगे। मोदी जी के रूप में एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व हमारे पास है जी। भारत की जहां तक नीति रही है, हम दुनिया के किसी देश का सिर न झुकाना चाहते हैं, न हम कभी अपना सिर कभी झुका सकते हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रश्न पर। जी, ये जो आपने आज आश्वासन दिया है, मुझे पूरा यकीन है कि देश के लोगों को एक नया भरोसा पैदा हुआ होगा जो भी आज आपने कहा है इस आश्वासन के जरिए। लेकिन राजनाथ जी, हमने ये भी देखा कि जो चीन के जो डिप्लोमेट्स हैं वो एक अलग भाषा बोल रहे हैं और उनकी सेना अलग भाषा बोल रही है। तो इन दोनों में से हम किस पर यकीन करें? सेना तो एग्रेशन दिखा रही है और डिप्लोमेट्स लगातार दोस्ती की बात कर रहे हैं। डिप्लोमेट का जहां तक मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो चुकी है। 6 तारीख को भी हायर लेवल के आप जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके बीच भी बात होने जा रही है। उनको कोर कमांडर या क्या कहते हैं, कुछ इस लेवल पर उनसे बातचीत होने जा रही है जी। और साथ ही साथ हमारे जो एम्बेसडर इस समय चाइना में है उनकी भी वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ भी बातचीत हुई है। कुछ दिन पहले आपने चाइना के राष्ट्रपति का भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उनका भी आया था कि हम बातचीत के द्वारा इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। उनकी तरफ से भी पहल है, इसीलिए मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो रही है ना, इसीलिए डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही है ना। हाँ जी। तो एक बार यह इस मैकेनिज्म को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, हमको भी उम्मीद है कि समाधान इसका निकलेगा। लेकिन सब मिला जुलाकर मैंने कहा कि भारत दुनिया के किसी देश के स्वाभिमान पर न चोट कभी पहुंचाना चाहता है, न अपने स्वाभिमान पर भारत कभी चोट बर्दाश्त कर सकता है। इतना मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं। जी राजा जी, हमने ये देखा कि आप भी अलग अलग देशों के जो रक्षा मंत्री हैं उनसे आप लगातार संपर्क में हैं, आप उनसे बात भी कर रहे हैं। क्या जी, क्या आपने इन सारे देशों के रक्षा मंत्रियों को इस बारे में अवगत कराया है चीन के साथ जो हमारा अभी जो चल रहा है? नहीं, मैंने जहां तक फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर से आज हमारी बातचीत हुई है, मैं चीन के मुद्दे की मैंने कोई चर्चा नहीं की है जी। मैं यह मानता हूं कि भारत और चाइना के बीच का यह मुद्दा बाइलेटरल है। अब चूंकि बातचीत जब चल रही है तो इस समय दुनिया के किसी देश से इस संबंध में चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि चीन भी यह विश्वास व्यक्त कर रहा है कि बाइलेटरल जो मैकेनिज्म हमारा है इसी माध्यम से हम इस समस्या का हल निकालेंगे। तो दूसरे से इसकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। इस कारण जो है मैंने कोई चर्चा किसी से नहीं की है। जी,
आपने अभी ये भी देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी बीच में हाँ, लेकिन हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि शायद ऐसी कोई बातचीत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ नहीं हुई थी, जी राष्ट्रपति के। जी अभी जो विदेश सचिव हैं अमेरिका के माइक पॉम्पियो, उन्होंने भी ये कहा है, अभी दोबारा उनका भी एक बयान आया है चीन के ऊपर, और उन्होंने भी थोड़ी सख्त भाषा का प्रयोग किया है चीन को लेकर कि जो अथॉरिटेरियन जो देश होते हैं वो कई बार इस तरह के एनक्रोचमेंट करते हैं। तो इससे एक बात ये लगती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इस मामले में काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं अभी कोई समर्थन वगैरह की बात इस समय हाल फिलहाल नहीं करना चाहता हूं। जी, जब तक बातचीत चल रही है, बातचीत से हम अभी यही बातचीत चल रही है तो हमारा विश्वास है कि इसका हल निकलेगा। जी, यह सब सारी चीजें तो बहुत बात की हैं, जी, इसलिए उसकी मैं चर्चा फिलहाल नहीं करना चाहता। एक सर एक और कंफ्यूजन भी है जो हम आज क्योंकि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है तो और देश सुन रहा है, ये घुसपैठ उन्होंने की है या उन्होंने कुछ इलाकों में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है? इसको हम क्या माने, क्या घुसपैठ हुई है? घुसपैठ क्या, जो हमारी जानकारी है वो एलएसी के कुछ जो पहले बहुत दूर एक्सरसाइजेज किया करते थे, वो कुछ एलएसी काफ़ी नज़दीक वो आ गए हैं। लगभग जो मुझे बतलाया गया 10-12 किलोमीटर दूरी पर हैं जी, एलएसी से टुवर्ड्स चाइना। और काक दो स्थानों पर उनकी पेट्रोलिंग पार्टी भी आ गई थी। गलवान घाटी में भी जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर आए थे, फिर वहाँ पर फेस ऑफ हुआ था, फिर चले गए थे। यहाँ पर पहले नहीं थे, कुछ स्थानों पर उन्होंने अपने टेंट्स वगैरह लगाए हैं। जी, ऐसी स्थिति है। लेकिन मैंने कहा कि यह ऐसी स्थिति पहले भी हो चुकी है, मैंने ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है, लेकिन पहले भी भारत ने उसे गंभीरतापूर्वक लिया है और इसको भी भारत ने गंभीरतापूर्वक लिया है। इस मामले को लाइटली हम नहीं ले रहे। जी, बिल्कुल। लेकिन चूंकि चाइना भी विश्वास व्यक्त कर रहा है कि बातचीत से इसका हल निकालेंगे, तो स्वाभाविक है हम भी ये चाहते हैं कि बातचीत के द्वारा हल निकले। पहले भी निकला है, तब आगे भी निकलना चाहिए। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि बातचीत से अगर हो जाए तो अच्छा है। जी, तो इससे बेहतर स्थिति कुछ नहीं हो सकती। क्या आपको ऐसा लगता है कि देखिए दोनों बड़े देश हैं, एक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, एक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है, क्या आपको जरा भी कोई ऐसी बात लगती है कि ये बात आगे भी बढ़ सकती है? दो टूक शब्दों में पहले ही मैंने बतला दिया, हमारी कोशिश, भारत की कोशिश क्या, भारत की नीति बहुत ही स्पष्ट रही है कि हम दुनिया के किसी देश से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते और हम दुनिया के किसी देश के सामने अपना वर्चस्व भी नहीं दिखाना चाहते अथवा किसी के ऊपर अपना वर्चस्व भी स्थापित नहीं करना चाहते। हमारी सोच बहुत पूरी तरह से साफ रही है पहले। इसलिए क्या होगा भविष्य में उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन देशवासियों को इतना जरूर मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। क्या हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि हमने ऐसा सुना कि चीन ने अपने बड़ी संख्या में सैनिकों को वहां पहुंचा दिया है, क्या हमने भी अपने सैनिकों को उसी मैचिंग नंबर में वहां पर पहुंचाया है अभी? अब देखिए इन सब सारी चीजों पर पब्लिकली हमारा बात करना उचित नहीं है जी। लेकिन हमारा एक ही सेंटेंस पर्याप्त है कि भारत का मस्तक नीचे नहीं झुकेगा। अब इन सब सारी चीजों के डिटेल में जाना पब्लिकली जी, मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए उचित नहीं होगा। मैं आपकी सीमाएं समझता हूं, आप रक्षा मंत्री हैं और सारी बात ऐसे टीवी पर नहीं बताई जा सकती और लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है चीन की तरह। चीन में और हम में यही फर्क है कि हमारे यहाँ सब बातें खुलकर हो जाती है, मीडिया है, मीडिया सवाल पूछता है, और चीन के यहाँ कुछ नहीं। और आपने एक बात और भी नोट की होगी कि जब इस तरह की जो स्थितियां आती हैं तो हमारे देश की जो सेना होती है उसके पास लोगों की जन भावनाओं की बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि लोग हमारे देश की सेना के साथ खड़े हैं। बहुत बड़ी ताकत होती है, जो शायद चीन जैसे देश में ना हो, बहुत होती है, जो शायद चीन जैसे देश में ना हो, क्योंकि वहां वो देशभक्ति की भावना आपको नहीं मिलेगी जो हमारे देश में है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा एक एज है हमारी दूसरी सेनाओं के ऊपर, बहुत बड़ा संबल है। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसे देश समझ रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजनाथ जी, एक और बड़ी कंट्रोवर्सी रही आप ही के विभाग में और वो थी नेपाल। मतलब अचानक ये चीन और नेपाल लगभग एक साथ शुरू हुए और नेपाल ने भी अभी आपने देखा होगा कि आंख दिखाना शुरू कर दिया है, नया अपना नक्शा बना लिया है। तो इसको आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं? नेपाल ने इस समय ऐसा क्यों किया?
देखिए, नेपाल का जहाँ तक प्रश्न है, नेपाल के सदियों से हम लोगों के भावनात्मक रिश्ते हैं। भारत उस भावनात्मक रिश्ते को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देगा। भारत अपनी तरफ से बराबर यह कोशिश करेगा कि यदि कोई नाइत्तफाकी भारत और नेपाल के बीच में पैदा हुई है तो उसे मिल बैठकर हम उसका हल निकालें। भारत की कोशिश यही है। इसको आप एक सेटबैक मानते हैं कि भारत और नेपाल इतने करीब रहे एक दूसरे के और अचानक नेपाल ने इस तरह का जो पोस्चरिंग की है, इसके पीछे भी हो सकता है कोई चाइना का हाथ हो? अब किसी के ऊपर मैं आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो है कहीं से। आप भी जानते हैं, मैं किसी को लांछित नहीं करना चाहता इसके बारे में। और मतलब इतना मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल के साथ हमारा भावनात्मक रिश्ता है जी, एक भाई का रिश्ता है। मैंने कहा, नेपाल में भले ही कुछ लोग ऐसे हो, इधर उधर की बात सोचते हो, लेकिन मैं नेपाल के बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकता। और नेपाल के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जो भी करना होगा भारत करेगा। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है जब दो गहरे दोस्त होते हैं या दो भाई होते हैं तो उनमें से एक कोई गलतफहमी का शिकार हो जाता है, वो जो कोई तीसरा जो है वो गलतफहमी क्रिएट कराता है। और अभी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें पैदा करता है जी, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो इसमें जो सीधा शक जाता है वो चीन के ऊपर जाता है। मैं इस समय किसी के ऊपर कोई शक नहीं जाहिर करना चाहता हूं। तो आज आप देश को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी जो मिलिट्री तैयारी है वो पूरी है, 100% है और हम एकदम तैयार हैं? मैं तैयार क्या, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने पाएगी। भारत दुनिया में किसी देश के स्वाभिमान पर न कभी चोट पहुंचाना चाहता है, न अपने स्वाभिमान पर कभी चोट भारत बर्दाश्त कर सकता है। इतना ही कहना चाहूंगा जी, समझने वाले समझ लें। राजनाथ जी, क्योंकि 1 वर्ष पूरा हुआ है अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का और ये 1 साल आपने रक्षा मंत्री के तौर पर काम किया, आपके विभाग के बारे में भी हम ये जानना चाहेंगे कि आप पहले 5 साल रहे गृह मंत्री रहे और अब 1 साल आप रक्षा मंत्री रहे, आपने कौन से कार्यकाल को ज्यादा एंजॉय किया? मैंने जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली है जी, मैं जब से पार्टी में काम कर रहा हूं, गवर्नमेंट में काम कर रहा हूं, इसके पहले भी कैबिनेट मंत्री मैं भारत सरकार में अटल जी के समय भी 2 बार रहा हूं। जो भी जिम्मेदारी मिलती है मैं उसे एंजॉय करता हूं। 2 बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, उस जिम्मेदारी को भी एंजॉय किया है। तो जो भी जिम्मेदारी मिलती है मैं एंजॉय करता हूं उसको, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है वो अपनी तरफ से करने की मैं कोशिश करता हूं। दायित्व परिवर्तन तो यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। आजकल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर बनने की बात लगातार हो रही है। भारत जो है दुनिया में 2nd लार्जेस्ट डिफेंस बायर है, तो इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी गुंजाइश है आत्मनिर्भर बनने की। आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार भले ही इस आत्मनिर्भर भारत के का इस 2 शब्दों का प्रयोग किया हो, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी की सोच को जानता हूं। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद ही उन्होंने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यह सब सारा सिलसिला इस देश में प्रारंभ किया था। यानी देखा जाए तो एक प्रकार से स्वदेशीकरण के तरफ उनके कदम उसी समय आगे बढ़ गए थे। और एक लक्ष्य उनका जो रहा है, जो उनसे हमारी बराबर बातचीत होती रही है, उसमें मुझे उनकी बातों से जो लगा है कि भारत को चाहते हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस वेपन्स, इन सब सारी चीज़ों के मामले में भारत एक इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं बल्कि एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में, यानी दुनिया के दूसरे देशों को आयात करने वाले, एक आयात करने वाले नहीं बल्कि निर्यात करने वाले कंट्री के रूप में इमर्ज होकर आए, एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में इमर्ज होकर भारत आए जी। यह उनकी कोशिश है और हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि हम आत्मनिर्भर, हमारी जो फौज है, हमारी सेना है, आपने कोई डेडलाइन रखी है कि कब तक हम बन जाएंगे? नहीं, देखिए, यह काम तो बहुत साल 2 साल के अंदर नहीं हो सकता जी। यह तो समय लगेगा। कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो तुरंत नहीं हो जाएगी, कोई टेक्नोलॉजी लानी है तो तुरंत नहीं हो जाएगी। दुनिया के दूसरे देशों से भी टेक्नोलॉजी को लाना पड़ता है, यहाँ पर उसका काम कराना होता है, उसमें अपग्रेड अथवा इम्प्रूव करके जो है उसको भी इंडिजनाइज कभी कभी करने की ज़रूरत होती है, तो वह भी किया जाता है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गंभीरतापूर्वक भारत ने उस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। आपने ये भी देखा होगा सर कि पीछे 60-65 वर्षों में हमने अपने बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। आप देख रहे हैं कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हमारा चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है।
जी। और कई बार ये लगता है कि जो आपने अचानक से काम शुरू किया है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का बॉर्डर पर, यही बात हमारे कुछ पड़ोसियों को अच्छी नहीं लग रही। हो सकता है यही बात चीन को भी पसंद नहीं आ रही हो। अब न पसंद आए तो उसके लिए मैं क्या करूं, लेकिन यह है कि चाइना भी अपनी तरफ बॉर्डर के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और हम भी अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि वहां पर हमारे देश के नागरिक भी कई स्थानों पर रहते हैं, तो उनके सुख सुविधा का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। जी। पेट्रोलिंग के लिए हमारे जवानों को जाना पड़ता है सीमा पर, उनकी भी सुख सुविधा का तो हमको ध्यान रखना पड़ता है। बोले बट नेचुरल है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे। जी। आजकल आपने देखा होगा किसी दूसरे देश की सीमा में अतिक्रमण नहीं करेंगे। जी जी। आपने ये भी देखा होगा कि आजकल ये जो कोविड-19 की वजह से पूरा देश क्या पूरी दुनिया ही रुकी हुई है इस समय डिफेंस सेक्टर में, और हमारी सेनाओं की तैयारी पर इसका कितना असर पड़ा है और ये कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए रही? बिल्कुल बिल्कुल नहीं आने देंगे। और मैं बतला दूं कि कोविड-19 का कोई असर हमारी तैयारियों के ऊपर नहीं पड़ा है। हमारी तैयारी जैसी होनी चाहिए, जैसे चलनी चाहिए, वैसे हो रही है, चल रही है। राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है जी। अब उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते जी। अब मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं, आपका इतना बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है और राजनीति आपने देखा होगा हमारे देश में, आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं। अब लोगों का कहना है कि ये कोविड-19 के बाद जो दौर आएगा उसमें राजनीति भी बिल्कुल अलग तरीके की हो जाएगी, राजनीति बदल जाएगी। अब ना रैलियां हो पाएंगी, ना रोड शो हो पाएंगे, ना कार्यकर्ता आपके घर आ पाएंगे। आप तो, मुझे याद है जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप गांव में जाकर लोगों के साथ रहते थे, रात बिताते थे गांव में जाकर। वो सब अब नहीं हो पाएगा। ये तो था, बिल्कुल था। तो वो तौर तरीके बदल जाएंगे जी। तो एक राजनीतिज्ञ होने के नाते आपको क्या लगता है, राजनीतिज्ञ होने के नाते हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है और स्पेशली आप जैसे नेताओं के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा? स्वाभाविक रूप से जमाने के हिसाब से अपने में भी परिवर्तन लाना ही होगा। अब जैसे हम लोग अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद जो जनसंपर्क करना चाहते हैं तब सीधे नहीं कर सकते हैं, तो वर्चुअल रैलीज इस समय हम लोग करने जा रहे हैं। 7 तारीख के बाद 8 तारीख को मैं भी महाराष्ट्र को संबोधित करूंगा। वैसे ही सभी हमारे बड़े जितने भी नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, हमारे अमित शाह जी भी हैं, अन्य भी बहुत सारे नेता भिन्न भिन्न राज्यों को संबोधित करेंगे जी। और हमारे नितिन गडकरी जी हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी सभी नेता करेंगे। आपका जो 1 साल रहा रक्षा मंत्री के तौर पर, अपने आप का आप आकलन कैसे करते हैं इस 1 साल में? अगर मैं आप ही से कहूं कि आप अपना आकलन अगर देश के सामने करें तो? इस आकलन की जिम्मेदारी मैं सुधीर जी के ऊपर छोड़ देता हूं जी। सुधीर जी इसका आकलन करने के बाद देश को जो बतलाना हो बतला दें, उसे मैं मान लूंगा जी। नहीं, देखिए, जब आप गृह मंत्री थे मुझे याद है आप कश्मीर की समस्या को उस समय सुलझाने में लगे हुए थे। कश्मीर में उस समय बहुत कुछ चल रहा था, मुझे ये याद है। फिर आप रक्षा मंत्री बने, फिर यहाँ रफाल के डील को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और आज भी आप जानते हैं, आपने देखा होगा, हम बात तो कर लेते हैं रक्षा सौदों की, लेकिन रक्षा सौदे होते ही हमारे यहाँ उस पर एक राजनीति शुरू हो जाती है। तो रफाल को लेकर जब आप बने रक्षा मंत्री तो रफाल को लेकर राजनीति जोरों पर थी। कैसे आपने डील किया? जोरों पर थी, इसीलिए फैसला किया कि यदि रफेल को रिसीव करना होगा तो मैं स्वयं जाऊंगा। और आपने देखा कि पेरिस रफेल लेने के लिए मैं स्वयं गया जी। और रफेल आ रही है। 7 रफेल हम लोगों को फ्रांस में मिल चुकी है, जिसमें हमारी इस समय ट्रेनिंग भी हमारे पायलट्स वगैरह की उसके साथ होनी होती है, तो उसमें समय लगता है। 4 रफेल जो पहले मई तक आ जानी थी, लेकिन इस पेंडेमिक कोविड-19 की पेंडेमिक के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आई। अब वह आज ही हमारी फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत हुई है और मैं समझता हूं कि वो जुलाई के अंत तक अथवा 10-5 दिन इधर उधर हमारी 4 रफेल यहाँ पर पहुँचेंगी। हमारी एयरफोर्स की क्षमता रफेल के आने से बढ़ेगी जी। मुझे याद है वो तस्वीरें पूरे देश को अभी भी याद हैं, जब आप गए थे पेरिस पहला रफेल जो है रिसीव करने के लिए, और आपने परंपरागत तरीकों से उसकी पूजा की थी, स्वास्तिक उस पर बनाया था, ओम आपने बनाया था। और उस समय बहुत सारे लोग जो हैं हमारे देश में, जो टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे हम कहते हैं, उन लोगों को उस समय भी बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ सोच कर गए थे आप, एंड यू वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट। तो आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि उस समय क्या सोच कर गए थे आप?
नहीं नहीं, सोच कर क्या गया था। बट नेचुरल है कि हम कोई नया काम करते हैं तो अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से उसकी पूजा करते हैं जी। कुछ भी करना होगा तो जो भी हमारा धर्म है, जिस धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति है तो अपने हिसाब से करेगा। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, पूजा करने के लिए वह स्वतंत्र है। उस पर किसी को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और मैंने पूजा ही नहीं की, उस रफेल में बैठकर मैं फ्लाई भी किया, जी, उड़ान भी भरी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल हमें याद है वो बात। तेजस एक फाइटर प्लेन यहाँ तैयार हुआ है वो, जी, उसमें भी मैंने उड़ान भरी है जी पहली बार। यलसीए तेजस, बिल्कुल। अब वो तस्वीरें भी हमें याद हैं। और देखिए, जब रक्षा मंत्री खुद तेजस में बैठकर जाता है तो देश को और पूरी दुनिया को एक संदेश मिलता है। और मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत, आपकी जो उड़ान होगी वो बड़ी रोमांचक उस समय रही होगी। और ये एक बहुत बड़ा फिटनेस टेस्ट भी है। बहुत बहुत रोमांचक होते हैं। या उड़ान भरने को लोग ये भी कहते हैं कि ये एक आपके शारीरिक रूप से आप कितने फिट हैं उसका भी ये एक मापदंड माना जाता है। तो शारीरिक रूप से कितना चैलेंजिंग था आपके लिए रफाल में जाना या तेजस पे बैठना? नहीं, बिल्कुल नहीं, रंच मात्र भी चैलेंजिंग नहीं था हमारे लिए। मैं तय करके गया था कि मुझे जाना है, गए। पायलट से जैसी बात करनी चाहिए, बातचीत भी हो रही थी। अच्छा, उनका भी कुशल क्षेम पूछ रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जी। मैं जब रफेल में ऊपर गया तो मैंने पूछा पायलट से, जो फ्रेंच पायलट था, मैंने पूछा एट व्हाट स्पीड यू आर फ्लाइंग, तो उसने बतलाया कि 850 या 900 समथिंग। अच्छा, तो मैंने पूछा कि कितने स्पीड तक आगे जा सकती है। हाँ। तो उसने बतलाया कि ये लगभग इतने 1200 या 1400 कुछ ऐसे ही बतलाया। हाँ। तो मैंने कहा डोंट वरी, गो अहेड विद दैट स्पीड। जी जी। हाँ। राजा जी, एक हम आपसे पीओके के बारे में भी सवाल पूछना चाहते हैं। बार बार ये बात आती है कि अब पीओके भारत कब अपने टेरिटरी में शामिल करेगा। क्या पीओके को लेकर आप देश के साथ कोई संवाद करना चाहेंगे आज? देखिए, भारत की संसद ही यह प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि पीओके भारत का हिस्सा है। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो समय के साथ दुनिया की किसी व्यक्ति की अथवा देश की मुराद पूरी होती है। कभी कभी यह भी पूरी तरह से हमारी मुराद पूरी होगी। भारत की संसद का यह संकल्प है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हम इसे भूले भी नहीं हैं। तो क्या इस कार्यकाल में हम ये उम्मीद रखें कि ये हो जाएगा 2024 से पहले पहले? अब ये मैं नहीं कह सकता कुछ। आप कोशिश करेंगे? क्योंकि इसका ये सब सारा बोलना पहले वो नहीं है, क्योंकि इसका मिलिट्री सॉल्यूशन ही हो सकता है। आप तो जानते हैं ये अब संवैधानिक सॉल्यूशन इतना नहीं है इसका मिलिट्री सॉल्यूशन ही होगा। बहुत सारे समाधान ऐसे होते हैं जिनके बारे में पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए। जी जी राजा जी। और अब मैं लेकिन इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी संसद का यह संकल्प है जी, तो उसे तो आपको पूरा करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। मैंने कहा संकल्प है। जी, संकल्प है। राजा जी, आप बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, अब रक्षा मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री रहे हैं। देश की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है। लेकिन आपने हाल ही में ये भी देखा होगा कि जो इंटॉलरेंस है इसे एक ओवर हाइप्ड शब्द बना दिया गया है। ह्यूमन राइट्स को एक ओवर हाइप्ड शब्द बना दिया गया है। अमेरिका में आजकल दंगे हो रहे हैं और हमारे ही देश के कुछ लोग ये कहने में लगे हुए हैं कि हमें वहाँ जो दंगाई हैं उनसे सीखना चाहिए और हमारे यहाँ भी लोगों को, खासतौर पर मुसलमानों को, ये करना चाहिए अपना अधिकार मांगने के लिए। तो इस दौरान हमने ये देखा कि बहुत कुछ सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वह कम है। समय पर इस देश ने ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और यह देश ही जवाब देगा। आपको क्या लगता है अब भविष्य की, मैं अब आपसे सिर्फ एक पॉलिटिशियन के नाते, एक नेता के नाते ये सवाल पूछ रहा हूं। आपने बहुत सारे पद तो रखे अपने साथ, आपने बहुत काम किया। अगले 5 या 10 वर्ष आप देश की राजनीति में क्या देख रहे हैं? क्या हम ऐसी तरफ बढ़ रहे हैं जब एक ही राष्ट्रीय पार्टी रह जाएगी, जब और कोई नेता मोदी जी के सामने बहुत छोटे दिखाई देने लगेंगे, या वन पार्टी रूल की तरफ हम बढ़ रहे हैं? 2024 का चुनाव आएगा, आप जानते हैं, उसके बाद फिर अगला चुनाव आएगा। क्या आपको लग रहा है कि एक देश में अब एक नया टर्निंग पॉइंट आया है राजनीति में?
नहीं, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे देश में वन पार्टी रूल होना चाहिए। हम ये चाहेंगे कि बहुत सारी डेमोक्रेसी यहाँ पर हेल्दी डेमोक्रेसी रहे। हेल्दी डेमोक्रेसी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना एक रोल होता है, वो अपने रोल का, अपनी भूमिका का वो निर्वाह करें, लेकिन राजनीति स्वस्थ होनी चाहिए, सभी स्वस्थ राजनीति करें, यह हमारी अपेक्षा है जी। भाई। सिंगल पार्टी सिस्टम की वकालत मैं कभी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन भारत के भविष्य का जहाँ तक सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का होना एक ऐसा सशक्त नेतृत्व भारत को मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और पॉवर्टी का इंडेक्स भी पहले का और अब का उठाकर कोई देखे तो साफ साफ ये नजर आ जाएगा कि पहले में और अब में क्या अंतर आया है। और मैं कह सकता हूं कि कोविड-19 ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को एक अवसर में बदलने की भी क्षमता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर है। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो इस कोविड-19 के कारण आर्थिक मोर्चे पर कोई कमी आई है अथवा कोई गिरावट आई है, तो हम उसको जल्दी से जल्दी रिकूप करेंगे और आर्थिक दृष्टि से भी भारत एक ताकतवर देश भविष्य में बनकर रहेगा विश्व में, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जी जी। कई बार ये भी होता है राजनाथ जी कि जो आपके जो कलीग हैं उनके साथ अगर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है तो नतीजे और भी अच्छे आते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी और जो अमित शाह जी का जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? अरे क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन रहेगा, किसी को तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब मेरा आपसे वैसे भी दायित्व अलग अलग हो सकता है, हाँ। लेकिन हर के बावजूद हमसे आयु में छोटे हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं, ऐसा कोई सब प्रश्न ही नहीं होता। अब आपसे आखिरी प्रश्न मेरा ये है राजनाथ जी कि कोविड-19 ने दुनिया को बदला, अर्थव्यवस्थाओं को बदल दिया, व्यवस्थाओं को बदल दिया, जिस तरीके से हम जीवन शैली है वो बदल दी। आपके जीवन पर निजी तौर पर क्या बदलाव आए हैं? नहीं, सावधानी तो बरतनी पड़ती है, मास्क पहनना पड़ता है। क्योंकि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये इंटरव्यू हो रहा है, इसलिए बिल्कुल अलग बैठा हूँ जी, इसलिए मास्क इस कमरे में नहीं पहना है। और जो ही आपका इंटरव्यू समाप्त होगा, बाहर निकलना होगा, तुरंत मास्क मैं भी पहन लूँगा जी। फिजिकल डिस्टेंसिंग इसमें इस मामले में भी प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अब पहले जितना लोगों से मिलना जुलना होता था, अब स्वाभाविक है कि लोग मिलने जुलने के लिए भी अब जल्दी साहस नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से, ऐसी स्थिति पैदा हुई है। लेकिन मंत्रालय के काम धाम सारे मंत्री है, मीटिंग वगैरह लेना होना, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं आपका धन्यवाद करूं, आप कोई डेडलाइन सेट करना चाहेंगे? ये जो चीन के साथ हमारा जो झगड़ा चल रहा है, ये कब तक सुलझ जाएगा? बस यही विश्वास रखिए कि होगा, और जो कुछ भी मैंने कहा है वो बहुत कुछ कह दिया है जी। भरोसा रखना चाहिए। नहीं, वैसे भी देखिए, आप पहले ही कह दिया कि भारत का मस्तक झुकेगा नहीं। मैं सोचता हूं कि अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नहीं, मैं जानता हूं आप ज्यादा बोलने वालों में से हैं भी नहीं, और आप बहुत कम बोलते हैं, और आपका जो सिद्धांत है वो ये है कि कम बोलने को ही ज्यादा समझिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये समय हमारे लिए निकालने के लिए। और बहुत धन्यवाद सुधीर जी। फिर अपना ये अब धीरे धीरे अनलॉक का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है, फिर मिलेंगे हम लोग। जी जरूर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी थैंक यू।